तो सेट का सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड द सेट? सेट बोलते किसको है? तो सेट इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है? दैट मस्ट बी यूनिवर्सल टू ऑल। वेल डिफाइंड का मतलब यूनिवर्सल टू ऑल। यूनिवर्सल टू ऑल, सभी के लिए यूनिवर्सल होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स वगैरह तो पता ही होगा। जैसे एग्जाम्पल्स अगर बात कर दें, दिस इज ए सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। होगा क्या ये सेट? नहीं होगा। अभी अभी हमने देखा क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। दिस इज़ नॉट ए सेट। ये एक सेट नहीं है। ऐसे आज फॉर एग्जांपल अगर बात करें सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल्स। तो इवन नेचुरल्स अगर बात करें तो इवन नेचुरल का सेट हो सकता है ना। तो इवन नेचुरल का सेट, जैसे अगर कोई एक सेट ए लिखें, चाहे सेट ई से दिखाए इसको, तो इवन नेचुरल नंबर अगर लिखना चालू करेंगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके चलता जाएगा डॉट डॉट। तो ये जो है दिस इज ए वेल डिफाइंड। ये चाहे हम बोलेंगे चाहे कोई भी बोलेगा, सब यही बोलेगा। किसी लोग के लिए अलग अलग मतलब नहीं होगा। इतना तो पता ही होगा कि इसमें ये सब जो ये सब जितने हैं इसको क्या बोलते हैं? ये सब एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। अच्छा, सेट को यहाँ पे शो करते हैं किससे? कैपिटल लेटर्स। जनरली सेट इज डिनोटेड बाय, जनरली a set is denoted by capital letters of English alphabet. Capital letters of English alphabet. Capital letters of English alphabet. ठीक है, सेट उस सेट को इससे डिनोट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे, अच्छा एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट जैसे ये सब, इसको एलिमेंट बोलेंगे। तो एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, एलिमेंट्स इज जनरली एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ये जनरली है, ऐसा नहीं है कि हमेशा स्मॉल लेटर से सेट को भी डिनोट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन जनरली बात कर रहे हैं हम। एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय किससे? स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे? अगर टू इस सेट को बिलोंग कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे इसमें लैंग्वेज में? टू बिलोंग्स टू सेट ई, दिस इज कॉल्ड द बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, बिलोंग्स टू। अच्छा, अगर 3 बोले तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू, सेट में है नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू को ये पढ़ते हैं, दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इतना क्लियर है क्या? ये सब बच्चों वाली बात हो गई, इसमें कोई कुछ खास नहीं है, बस टर्मिनोलॉजीज क्लियर होना चाहिए क्या है नहीं है। ये सब तो बातें ऐसा इतना जनरल बात है कि बार बार यूज़ होता रहता है मैथमेटिक्स में, है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं जो सेट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पता ही होगा, 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स अगर बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में क्या होता है? 2 तरीका क्या होता है? एक तो पता ही होगा ना क्या सब तरीका होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म, और फिर एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में अंतर क्या है? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। भाई रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को लिखे जाते हैं, और सेट बिल्डर में क्या दिखाया जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म में एक फॉर्मूला के द्वारा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं।
जैसे अगर इवन नेचुरल नंबर को ही रिप्रेजेंट करना हो, जैसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो दोनों तरीके से, जैसे सेट ऑफ इवन नेचुरल्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल्स इक्वल टू बोल देते हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल्स। तो इवन नेचुरल्स में अब इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर इससे रोस्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो सारे एलिमेंट को लिखने होते हैं, मतलब सारे एलिमेंट को एक एक करके कॉमा से सेपरेट करके लिखना होगा। 2 4 6 8 10 ऐसे लिखते जाएंगे तो ऐसे करके सारे एलिमेंट। अब इसमें एक फॉर्मूला चलता है, जैसे अगर इस तरीके से लिख दे सेट ई इक्वल टू 2n एंड वेयर सच दैट n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो अब ये देखिए यहाँ पे n का वैल्यू नेचुरल नंबर अगर रखेंगे 1 2 3 तो यही एलिमेंट मिलने चालू हो जाएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में यही होता है कि नहीं। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है कि हमें फॉर्मूला मिल ही जाए सेट बिल्डर में, मतलब कई बार ये होता है कि सिर्फ रोस्टर फॉर्म में ही लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसको हम सेट फॉर्म में लिख सकते हैं उसको पक्के से रोस्टर में लिख सकते हैं, लेकिन सारे रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर लिए कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लिखने के लिए लोग ज़बरदस्ती लिख देते हैं, लेकिन फॉर्मूला दिखना चाहिए उसमें, मेन चीज़ तो ये होता है कि नहीं, एक उसका डिनोट करने का एक तरीका होता है। अब जैसे मान लीजिए एक जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर ये दिखाना हो कि ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, जैसे ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड, ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, इसको हम क्या, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, अगर इसको हमें डिनोट करना दोनों तरीके से तो क्या दिखा सकते हैं, मैथमेटिक्स, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अगर इसको हमें दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, मतलब सेट रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में ही। अच्छा, एक चीज़ तो पता होगा, जब सेट बनाते हैं किसी भी चीज़ का तो एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर लिखना चालू करेंगे, जैसे अगर ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, मान लेते हैं कोई सेट एक्स है, तो इस सेट को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए। इसमें एलिमेंट क्या क्या है, एम है, फिर ए है, फिर क्या है, टी है, फिर सर एच है, फिर ई है। एम आ चुका है ऑलरेडी तो दो बार हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर टी भी आ चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे। आई को एक ही बार लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे। तो इसमें टोटल ये सारे लेटर्स आ गए। अब इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसी को रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे रिप्रेजेंट करते, तो उसको लिखने का तरीका ये है कि देयर इज एन एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, चाहे ऐसे लिख दो कि x इज ए लेटर ऑफ वर्ड, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, ऐसे लिखना होगा मैथमेटिक्स। दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ में आई कि नहीं। तो लिखने के लिए लिख देते हैं लोग, लेकिन प्रॉपर तरीका तो सेट ये रोस्टर फॉर्म ही आएगा इस केस में अगर बात करेंगे तो ये तो हो गया इसका सेट का रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेट के लिए फॉर्मूला दिखना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे यही सेट है, एज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात कर लें, कोई भी एक सेट ले लेते हैं, जैसे यही सेट है, जैसे मान लो 2 है, 5 है, भाई 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है। इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट बिल्डर में सीक्वेंस पहले पहचानना होगा, उसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या ऊपर वाला नंबर सीक्वेंस दिख रहा है क्या, कौन सा सीक्वेंस है ये 2 5 8, क्या एपी में है, ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में है तो एपी का जनरल टर्म लिख लीजिए। जनरल टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 2 प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3n माइनस 3 प्लस 2 तो कितना आएगा, 3n माइनस 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसी सेट को अगर लिखना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में हाउ आई विल राइट दिस, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे तो सर सेट ए इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, सेट ए इक्वल टू 3n माइनस 1 सच दैट वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। समझ में आया कि नहीं, दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या है क्या। तो इस तरीके से एक्चुअली में क्या है कि चीज़ों को हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बच्चों वाली बात हो गई, लेकिन जैसे सेट में और भी कई सारी बातें होती हैं। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्या क्या होते हैं।
अगर पढ़ाते होंगे, चाहे कुछ या चीज़ें अगर थोड़ा थोड़ा याद हो, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब तो बच्चों वाला क्वेश्चन कर ही लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था उसमें, इनइक्वलिटी में। आप इनइक्वलिटी का लेक्चर देखिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल बहुत अच्छे से क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट सब बताया था। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स में, टाइप्स ऑफ सेट है कि नहीं, टाइप्स ऑफ सेट्स पे डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या क्या होता है, किस टाइप का नाम सुने होंगे ना, जैसे एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट या बोल दे या नल सेट बोल दे, एक ही बात है। एम्प्टी सेट या इसी को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट, या उसी को क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, अंग्रेजी चल रहा है। वॉइड, एम्प्टी, नल सब एक ही है, एक ही, सब का मतलब एक ही होता है। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, सेट ए इक्वल टू दिस इज एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। क्या इस सेट में कोई एलिमेंट होगा, सोच के देखिए। इसको पढ़ते हैं सेमी कॉलन को, सच दैट पढ़ने आना चाहिए। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, इसका रूट अगर निकालेंगे तो कोई रियल रूट आएगा क्या, एक भी रियल रूट नहीं आएगा। सर इसके सारे रूट इमेजिनरी आएंगे, तो इमेजिनरी आएंगे तो यहाँ पे तो लिखा है रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या है, ये नल सेट है। तो इसीलिए लिखेंगे कि सेट ए इक्वल टू फाइव नल सेट। चाहे इसी को ऐसे भी डिनोट करते हैं, सेट ए इक्वल टू, सिर्फ ब्रैकेट लगा देते हैं, करली ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है ना, करली ब्रैकेट लगा के, हवा है इसके अंदर, कुछ नहीं है, तो एक ही बात है। फाइव के ऊपर करली ब्रैकेट मत लगा दीजिएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, फाइव के ऊपर करली ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है। नल सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ठीक है ना। दिस इज द प्रॉपर मेथड। ये एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज करा सकता है। अगर लिखा हो फाइव के ऊपर अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो दैट इज ए डिफरेंट सेट विच कंटेन्स द नल सेट, तो वो एक नल सेट नहीं होगा फिर। दिस इज नॉट ए नल सेट। अगर ऐसा लिख दे तो दिस इज नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस करली के अंदर कुछ न कुछ तो है ना, खाली तो नहीं है वो। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। जो लोग मिस्टेक करते हैं एग्ज़ाम में, कंफ्यूज अगर कराना चाहेगा एग्जामिनर तो कंफ्यूज करवा देगा, है कि नहीं। तो छोटा सा बात है, बस ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट सिंगल्टन सेट। नाम से क्या फील आ रहा है सिंगल्टन सेट का, सिंगल्टन सेट के नाम से क्या फीलिंग आ रहा है, सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट क्या नाम से फीलिंग आ रहा है बताइए भाई। ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें सर एक ही एलिमेंट हो, है कि नहीं। मतलब सेट विच कंटेंस, भाई सेट विच कंटेंस ओनली वन एलिमेंट, विच कंटेंस सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ढेर एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए इक्वल टू लिख दे कि सर एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज सेटिस्फाइंग। इधर मान लेते हैं कि सर 0 से लेके 2 पे ओपन। तो क्या इसमें इसको सेटिस्फाई करने वाला क्या एक ही एलिमेंट होगा ना, एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो सेट ए इक्वल टू दिस इज ओनली 1, दिस इज सिंगल्टन सेट। समझ में आया कि नहीं। ढेर एग्जाम्पल ले सकते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लीजिए सेट बी इक्वल टू, ये लिख ले, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स क्यूब माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब माइनस 1 के कितने रूट होते हैं, वैसे तो टोटल रूट 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, लेकिन रियल रूट उसमें कितना है सर, एक ही रियल रूट है। तो दैट्स वाई सेट बी जो हो जाएगा, सेट बी का एक ही एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। ये इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया कौन सा सेट, सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट के बाद जो होता है नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, सिंगल्टन सेट के बाद थर्ड इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या,
क्या लग रहा है फाइनाइट सेट से? क्या फीलिंग आ रही है? फाइनाइट सेट से अगर बात करेंगे, फाइनाइट सेट सिंपल सा है, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी फाइनाइट, काउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काउंट करते जा रहे ख़त्म ही नहीं हो रहा, शुड बी फाइनाइट होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जैसे एज फॉर एग्जांपल बात करें, फाइनाइट सेट के ढेर एग्जांपल ले सकते हैं यार, ले लो, ये लो, x is such that x belongs to real number and x square minus 3x plus of 2। कितने एलिमेंट होंगे इसमें सर? इक्वल टू 0, दो ही रूट हैं इसके, 1 and 2, तो सेट दो एलिमेंट है, तो दिस इज फाइनाइट सेट। एक होता है कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, नेक्स्ट इज कार्डिनैलिटी ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का कार्डिनैलिटी, फाइनाइट सेट, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर, इसका सीधा सीधा मतलब है उसमें कितने नंबर है, एलिमेंट की संख्याएं कितनी है कि नहीं। दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसको डिनोट करते हैं। जैसे कोई एक सेट है तो इसी का जैसे कार्डिनैलिटी लिखना हो तो n से लिखते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं, दिस इज इक्वल टू कितना है, 2 है, तो दिस इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, है कि नहीं। अब इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट नाम से ही क्लियर है भाई। अब इनफाइनाइट सेट अगर बात करेंगे, चौथा सेट जो है दैट इज इनफाइनाइट सेट, क्या फील आ रहा है नाम से बताइए। इनफाइनाइट सेट नाम से क्या फील आ रहा है कि सर ऐसा सेट जो होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट वाले ढेर सेट होंगे, लो सेट ए इक्वल टू बना दिए एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज 2 and n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। कितने नेचुरल इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होंगे। अच्छा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। अगर हम बोल दे b इक्वल टू, दिस इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नेचुरल्स बोल दे, क्या होगा ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। मतलब प्राइम नंबर, जो कुल प्राइम नंबर की संख्याएं हैं, प्राइम नंबर समझते हैं कि नहीं जी। ऐसे सेट बी को अगर लिखना चाहेंगे तो 2, 3, 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, तो ये ऐसे करके चलेगा। तो ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, कैसे होगा इनफाइनाइट, प्रूव करके बता सकते हो, बताओ। लगन बताएगा, बच्चों को पढ़ाता हो, कैसे प्रूव करेंगे। हम्म 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 चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सही सही बताया। जैसे अगर कोई पूछ ले, प्रूव दैट देयर कैन बी इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, तो इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव किया जाता है। तो जैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लेट कर लेते हैं कि लेट देयर आर फाइनाइट प्राइम नंबर्स, लेट p1, p2, p3 अप टू pn आर फाइनाइट प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। फाइनाइट का मतलब यह है कि इसके अलावा और कोई अलग प्राइम नंबर होना नहीं चाहिए। अगर इतने ही प्राइम नंबर है पूरे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो इसके अलावा कोई नया प्राइम नंबर मिलना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब नाउ एक नंबर कंसीडर कर दे हैं, नाउ कंसीडर दिस नंबर,
एक नंबर n इक्वल टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू दिस इज pn, सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट प्लस ऑफ 1 है कि नहीं। ये हम एक नंबर कंसीडर कर लिए हैं। अब ये जो नया नेचुरल नंबर n आया है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, नया नेचुरल नंबर n जो एक सबको प्रोडक्ट करके प्लस 1 करके कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अब यहाँ पे अगर ये नेचुरल नंबर n, ध्यान दीजिएगा, दो बातें हो सकती है। अच्छा ये बताइए, नेचुरल नंबर n में p1 p2 p3 किसी से डिवाइड होगा? ये किसी से नहीं होगा भाई। p1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1/p1 डिवाइड ही नहीं होगा ना। वो बात समझ में आ रही है? तो इसमें दो बातें हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। अब या तो नेचुरल नंबर n कंपोजिट होगा या तो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर n या तो कंपोजिट नंबर होगा या तो प्राइम नंबर होगा। कंपोजिट अगर होगा, ये ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट अगर होगा तो एक नए नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा, ये नए प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, क्योंकि p1 p2 p3 pn से किसी से तो डिवाइड हो नहीं सकता। अगर ये कंपोजिट है तो दिस नेचुरल नंबर n विल बी डिवाइडेड बाय ए न्यू प्राइम नंबर, ठीक है, नए प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। अगर ये प्राइम हो गया तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए न्यू प्राइम नंबर। तो दोनों ही केस में हमें ये मालूम चलता है कि दोनों ही केस में एक नए प्राइम नंबर का एग्जिस्टेंस है, चाहे इस केस मिले चाहे इस केस मिले। तो यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हम माने थे वो गलत है और उसका अपोजिट अपने आप ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है, जो हम माने थे वो गलत है कि प्राइम नंबर फाइनाइट हो नहीं सकता, तो इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। ओके, क्लियर है क्या? डाउट है किसी को? तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे एज फॉर एग्जांपल ही मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हम 2 3 5 एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, 2 3 5, इसको अगर मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नया नंबर आएगा ना एक। अब देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो देखिए 31 खुद एक नया प्राइम नंबर आ गया। अगर हम अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं, लेट सपोज दैट हम कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे ले लेते हैं 2 3 7 ले लेते हैं, 2 3 7। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करके जैसे 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 43। फिर से एक नया प्राइम नंबर मिल गया। कंपोजिट भी मिलेगा, किसी अलग केस में मिलेगा। जैसे एक नंबर हम ले लें, कौन सा नंबर ले लें? 2 3 को हटाओ, 3 को हटाओ, 5 ले लेते हैं, 3 5 7 ले लेते हैं, 3 5 7 प्राइम नंबर है। एक नया नंबर प्राइम नंबर लिखते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस ऑफ 1। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 5 3 15, 15 7 कितना आएगा? 105 और प्लस 1 106 आएगा ना ये। तो 106 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 53। तो इसमें ये 53 नया प्राइम नंबर आया। तो 50, इसका मतलब इसके अलावा भी एक प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। मैंने बताया ना, या तो ये भाई नया नंबर जो हम लिख रहे हैं, या तो वो प्राइम नंबर होगा या तो कंपोजिट नंबर होगा। अगर वो कंपोजिट नंबर है तो वो डिवाइड होगा, दैट विल बी डिवाइडेड बाय ए न्यू प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर है तो एक नया प्राइम नंबर वो खुद है। इसका मतलब दोनों ही केस में एक नए प्राइम नंबर मिलने की संभावनाएं है कि नहीं? ये चीज़ हमेशा होगा। हम कितने भी ग्रुप का, एक पार्टिकुलर ग्रुप का प्राइम नंबर ले ले तो वो हमेशा ही ये चीज़ होगा। समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलेंगे? एक इक्वल सेट होता है, एक इक्विवेलेंट सेट होता है। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा।
डेफिनेशन चल रहा है, लेकिन ठीक है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट सेट देखिए, दो जो सेट है ना, टू फाइनाइट सेट को इक्विवेलेंट बोलते हैं तब जब उसका कार्डिनैलिटी सेम होता है। टू फाइनाइट सेट्स are called equivalent if their cardinality is same. cardinality is same, ठीक है, कार्डिनैलिटी सेम होगा, मतलब इज दैट एन ए इक्वल टू एन बी। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि दोनों कंपेयर किया जा सकता है। टू सेट्स कैन बी कंपेयर्ड। तो व्हेन द सेट्स कैन बी कंपेयर्ड, पहले तो दोनों सेट में एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो देन हम कंपेयर करेंगे। तो अब नेक्स्ट आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट किसको बोलेंगे? व्हाट इज कॉल्ड द इक्वल सेट्स? इक्वल सेट्स किसको बोलेंगे? तो इक्वल सेट्स में क्या लग रहा है? जैसे दो सेट है, टू सेट ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी, इसका डेफिनेशन छोटा सा, टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल if every element of set A, if every element of set A is a member of B, is a member of B, एंड दूसरा बात, एक ही साइड से ट्रू नहीं होगा, दोनों साइड से भी ट्रू होना चाहिए, एंड ईच एलिमेंट ऑफ B and each element of B is also a member of A, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखिएगा। कोई समस्या है क्या इसमें? कोई समस्या अगर हो तो बताइए। तो जैसे ये सब जो है ना, अभी बात करेंगे हम और भी डेफिनेशन वगैरह, और अगले टर्न पे तो इस पे हम सबसेट्स वगैरह पे बात करेंगे, और फिर थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ें आ जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। डेफिनेशन वगैरह पे तो एक बार आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, डेफिनेशन वगैरह सेट का, कोई भी किताब वगैरह अगर रखा हो आपके पास बोर्ड का, तो बाकी हम अगले टर्न पे चर्चाएँ करते हैं। और